तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड यानी HBSC की क्लास 12 हिंदी आरहो भाग 2 से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में, जो सिर्फ 2021 में आ सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे कुछ जानकारी देनी जरूरी है जो कि वीडियो के बाद में शायद आप ना जान पाओ। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है वो मिल जाएंगे रिटर्न में। और हाँ, ये जो क्वेश्चन आंसर है आरओ भाग 2 की, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी जिसमें आप बोर हो सकते हो। सो यहाँ पे 2 पार्ट्स बनेंगे इस वीडियो के। और इसके अलावा जो दूसरी बुक आपकी विताना शायद से, तो वो जो है उस बुक के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी मिलेंगे आपको। वो सारे जो भी वीडियोज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, चेक कर लेना आप लोग। हाँ, अगर नहीं मिलती है, प्लेलिस्ट अलग अलग हो सकती है उनकी। सो आप जो है प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाना चैनल के, वहाँ से आपको 12th का सेक्शन अलग से बांट रखा है। उन बुक्स की जो बुक्स के नाम है अलग अलग, तो उनके हिसाब से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे देख लेना, वीडियो जरूर मिल जाएगी। चलो अभी देखते हैं यहाँ पे HBSC के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये आर्टिकल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में ही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स आएंगे CBSE वाले। अब क्या रहता है पैटर्न, जो CBSE का हो, CBSE और HBSC पैटर्न मोस्टली सेम है। और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो CBSE के अंदर भी आते हैं, ये वाले क्वेश्चंस जो मैंने बताए हुए हैं एग्जाम्स के लिए। तो बाकी बोर्ड्स का मेरे को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट हाँ CBSE के अंदर भी ये क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमको। सो आपके ऊपर है, आपको करना है। ये जो है पिछले सालों के अंदर आए हुए जो क्वेश्चन है उन्हीं को मैंने उठाया हुआ है। चलो अभी देखते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है भगतनी वाले पार्ट से। भगतनी नहीं है, ये भगतीन है। हम इसको भगतनी बुलाते हैं मजे लेने के लिए। चलो हम भगतीन ही बुलाएंगे। आप लोग बोलोगे भाई आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत है, हम भगतीन बुलाएंगे इसको। प्रश्न एक है, भगतीन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी? भगतीन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भगतीन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था, यानी कि लक्ष्मी था, जो समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक होता है। भगतीन गरीब महिला थी जबकि उनका नाम लक्ष्मी था। उल्टा हो रहा है ना काम यहाँ पे, नाम लक्ष्मी और गरीब थी वो। वह धनहीन थी, पैसा नहीं था उसके पास, लेकिन इसके साथ वह बहुत समझदार भी थी। लोग उसके इस नाम को सुनकर उसकी हंसी न उड़ाए, इसीलिए वह अपना वास्तविक नाम छिपाती थी। अब बेइज्जती हो जाएगी ना, ऐसा मतलब नाम लक्ष्मी और पैसा है नहीं। अब जो है भगतीन को यह नाम लेखिका ने दिया था। लेखिका ने यह नाम शायद भगतीन की सेवा भावना और कर्तव्य परायणता को देख कर दिया होगा, लेकिन क्योंकि भगतीन में एक सच्ची सेविका के संपूर्ण गुण विद्यमान थे जिस पर कोई भी स्वामी गर्व कर सकता है। अब देखो प्रश्न नंबर 2। भगतीन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? लेखिका ने भगतीन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का यह उदाहरण दिया है। शास्त्र का प्रश्न भी भगतीन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी, मतलब लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भगतीन को रोका। उसने अंकुठित भाव में उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश मैं पूछ ही बैठी, क्या लिखा है? पूछ ही बैठी क्या लिखा हुआ उसमें? तो उसने तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुंडराय सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है? यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था, अतः मैं हार कर मौन ही रही और भगतीन का चूड़ाकर हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगाजल से धुले अस्तूरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। मतलब जो है हर बृहस्पतिवार को वो अपने जो भी करती थी वो करती रही। उसको लेखिका कुछ समझ में नहीं आया, जैसे आपको कुछ नहीं आया समझ में। अब देखो अगला प्रश्न, भगतीन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आया हुआ है CBSE के अंदर और HBSC दोनों में आया बहुत बार। अब इसमें क्या पूछा है कि देहाती कैसे हो गई महादेवी वर्मा भगतीन के आ जाने से? ज्यादा पहले थी लेकिन अब और ज्यादा हो गई। तो बताती है भगतीन एक देहाती, यानी कि देहाती का मतलब है यहाँ पे जैसे गांव में रहते हैं ना लोकल पीपल्स, तो उसको हम देहाती बोलते हैं। अब भगतीन एक देहाती अर्थात ग्रामीण महिला थी जो अनपढ़ थी, इसीलिए वह बिल्कुल देहाती भाषा का प्रयोग करती थी। भगतीन एक देहाती होने के साथ साथ समझदार भी थी। उसका स्वभाव ऐसा बन चुका था कि वह दूसरों को
तो अपने मन के अनुसार बना लेती थी, लेकिन अपने अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहती थी। महादेवी वर्मा बार बार प्रयास करके भी उसके स्वभाव को परिवर्तित न कर सकी, इसीलिए अब किसी को तो बदलना पड़ेगा। भक्तिन क्या जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती हो गई। तो ये था बस। हाँ, इसमें से देखो ये दूसरे वाला पर्सन काफी पेचीदा है और बहुत ही कम बार आया हुआ है, लेकिन मैंने इसको ऐड किया क्योंकि आ तो सकता है यार, चांसेस तो हैं, लेकिन खासतौर पे ध्यान रखना पहला पर्सन इसका और तीसरा पर्सन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी पर्सन है, तो इनको कर लेना दोनों को इस पार्ट में से। अब अगला पार्ट देखो, बाजार दर्शन। बाजार दर्शन पहला पर्सन आ रहा है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने का पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ पे आपको जो है बताना है, पॉइंट्स वाइज करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादातर 5 नंबर में मिलता है, 5 में मिलेगा होगा, तो 5 का देखो 2 नंबर में भी आता है और 5 में भी अलग अलग पैटर्न रहते हैं बोर्ड्स के हिसाब से। सो यहाँ पे जो है 5 नंबर तक ये पर्सन पूछा जा सकता है, आता है। तो वैसे जहाँ तक भी मेरे को लगता है 2 नंबर में ही आता है बुक एग्जाम में पर्सन इस वाले पोर्शन में से। चलो अभी देखते हैं। पहला पॉइंट है, बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य उसकी ओर उसी प्रकार से खींचा चला जाता है जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचा चुंबक लोहे की ओर खींचा चला जाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, अनेक वस्तुओं का निमंत्रण मनुष्य तक अपने आप पहुंच जाता है जिसे वह खरीदने हेतु लालित हो उठता है, मतलब लालच आ जाता है कि यार ये खरीद ही लेते हैं। अगला पॉइंट है, मनुष्य को सभी सामान जरूरी और आरामदायक प्रतीत होते हैं। अब क्या क्या खरीदे, टेंशन में आ जाता है बंदा। अगला पॉइंट है, मनुष्य को जिस वस्तु की आवश्यकता न भी हो ना, उसे भी वह खरीदने पर मजबूर हो जाता है। अगला अगला पॉइंट है, बाजार का जादू उतरने पर मनुष्य को यह आभास होता है कि जो आरामदायक फैंसी वस्तुएं उसने खरीदी थी वे सब आराम देने की अपेक्षा उसे दुख पहुंचाती है। क्यों पहुंचाती है? क्योंकि उसका पैसा लग गया भाई, अब तो दुख ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में कि वस्तुओं की उपयोगिता का पता चलने पर मनुष्य के स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचती है, मतलब कुछ काम की निकलती नहीं है तो बुरा लगता है कि पैसा बर्बाद हो गया, वो बिल्कुल काम का नहीं रहा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि बहुतायत वस्तुएं खरीदने पर मनुष्य स्वयं अपराधी महसूस करने लगता है, तो अपने आप की गलती मानने लगता है कि यार मेरी गलती थी, वो था। नेक्स्ट पर्सन देखो, बाजार रूपन से क्या तात्पर्य है। ये कई बार आया हुआ, इतना सा ही आप पूछ लेते हैं कि बाजार रूपन से क्या तात्पर्य है, इतना सा पूछते हैं। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किस में है। एक ही बात हो गई इनमें, मतलब ये वाली लाइन से कुछ भी पूछ लेते हैं, घुमा देते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे आपको लिखना क्या है, बाजार रूपन से तात्पर्य है कपट बढ़ाने से, कपट छल कपट जो होता है वो वाला, अर्थात सद्भाव की कमी। सद्भाव की कमी के कारण आदमी परस्पर भाई मित्र पड़ोसी सभी को भूल जाता है। मनुष्य केवल सबके साथ कोरे ग्राहक जैसा व्यवहार करता है, उसे कोई भाई मित्र पड़ोसी दिखाई नहीं देता। बाजार रूपन के कारण मनुष्य को केवल अपना लाभ और अपनी ही हानि दिखाई देती है। इस भावना से शोषण भी होने लगा है। जो व्यक्ति ये जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं, उन्हें किस वस्तु की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्ति ही बाजार को सार्थकता प्रदान कर सकते हैं। ये लोग कभी भी परचेजिंग पावर के गर्व में नहीं डूबते, यानी कि जो चीज़ लेने आए हैं वही लेके आएंगे। यहाँ पे कुछ उदाहरण भी देते हैं, आपको पाठ में याद हो तो। अब जो है इन्हीं लोगों को अपनी चाहत का एहसास होता है जिनके आधार पर किए के सार्थकता प्रदान होती है। मतलब जो लोग जिनको जो चीज़ चाहिए ना वो उसी चीज़ को लेंगे, वही बाजार को सार्थक बनाएंगे। बाकी तो लोग लूटने पे लगे हुए हैं, भाई मित्र पड़ोसी किसी को नहीं छोड़ते। अगला प्रश्न देखो, बाजार दर्शन पाठ का मूल भाव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा, बहुत बार पूछा गया है। बाजार दर्शन पाठ का मूल भाव बताइए, मतलब उसके पीछे जो लॉजिक चल रहा है वो क्या है। तो बाजार दर्शन श्री जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहन वैचारिकता, साहित्य, सुलभ लालित्य का मणिकांचन संयोग देखा जा सकता है। अब इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा, मेरे को पता आपको। यह निबंध उपभोक्तावाद एवं देखो ये वाली लाइन छोड़ देना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यह निबंध उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद की मूल अंतर वस्तु को समझने में बेजोड़ है। जैनेन्द्र जी ने इस निबंध के माध्यम से अपने परिचित एवं मित्रों के से जुड़े अनुभवों के माध्यम से चित्रित किया है कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर हम
आवश्यकता अनुसार बाजार का सदुपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन हम जरूरत से दूर बाजार की चमक दमक में फंस जाते हैं तो वह असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। लेखक ने बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र की संज्ञा दी है। अब देखो ये काफी बड़ा प्रश्न है, 2 नंबर में आता है, इतना बड़ा लिखना नहीं होता आपको। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर 5 नंबर में प्रश्न आता है, 2 नंबर में आता है तो भाई भर 2 लाइनें जितनी भर सको। ऐसे नंबर नहीं मिलते मेरे दोस्त। अगर आपको मार्क्स लेने हैं तो आपको जो पूछा है उतना बताओ, काम खत्म करो। ज्यादातर आपको जो है ना, अगर 2 नंबर का प्रश्न आ रहा है, आपकी जो है रेक्टेंगुलर टाइप की सीट होती है एग्जाम के टाइम पे, तो उस सीट में आपको सिर्फ 3 लाइनें या 4 लाइनें भरनी होती है एट मैक्स। और 3-4 लाइनों में ऐसा नहीं है कि बस खुले खुले लिख दो तो लाइनें भरनी है हमको, नहीं, सर ने बोला था 4 लाइनें भरनी है बस, ऐसे नहीं होता। आप नॉर्मल जैसे लिखते हो ना वैसे लिख लो, 4 लाइनें भर दो, सही होनी चाहिए जानकारी, पूरे नंबर मिल जाएंगे। 5 नंबर वाले क्वेश्चन में ऐसा सीन रहता है, 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो, वैसे देखा नहीं मैंने, लेकिन अगर आता है तो उसमें आपको जो है लगभग 7 से 8 लाइनें भरनी होती है, एग्जाम्स में नंबर मिल जाते हैं। जैसे जीवन परिचय वगैरह हो गए तो उसमें सीन ऐसा होता है, उसमें पूरा रटना नहीं होता कि पूरा का पूरा लिखना आपको। अब देखो अगला पार्ट, देखो छोड़ो इस बात को, कभी डिटेल में चर्चा करेंगे इसके ऊपर, अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बोल देना। पार्ट 3, काले मेघा पानी दे। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, काले मेघा पानी दे। पहला प्रश्न, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से हर बार मैंने देखा है एक क्वेश्चन आता है। सेट आपका वैरी कर सकता है, सेट ए में आए, बी में, सी में, डी में, किस में आएगा, बट हाँ इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, याद रख लेना और इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना। तो यहाँ पे बताया गया है, लड़के समूह में एकत्रित होकर नंगे शरीर उछलते कूदते तथा अत्यधिक शोर शराबा करते हुए गलियों में कीचड़ करते हुए घूमते थे। ये गलियों में इधर उधर दौड़ा करते थे। इसी आधार पर लोगों ने लड़कों को मेंढक मंडली नाम दिया होगा। गाम लिख रखा है यहाँ पे, मिस टाइप हो रखा है। यह टोली अपने आप को इंद्रसेना इसीलिए कहकर पुकारती क्योंकि यह अनावृष्टि के कारण, मतलब सूखा पड़ जाता जब, तो उसके से छुटकारा पाने लोग आस्था के कारण इंद्र महाराज को खुश करने के लिए ऐसा कार्य करती थी। इनका मानना था कि हमारे इसी हेतु कार्य से प्रसन्न होकर इंद्र देवता काले मेघा लेकर बारिश करेंगे, जिससे गांव, खेत, शहर, खलियान सब कुछ खिल उठेगा। इसीलिए लोग जो है उनको इंद्र सेना बुलाते थे और मेंढक मंडली। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रश्न, जीजी ने इंद्र सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? अब होता है ना, आपको भी पता है, कहानी अगर आपने पढ़ी है तो सारी चीजें पता होंगी, कहानी नहीं पढ़ी तो कुछ नहीं पता चलेगा। अब यहाँ पे जो है जीजी ने कहा कि यदि हम इंद्र सेना पर पानी नहीं फेंकेंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? यह पानी की बर्बादी नहीं है, वो जो बोल रहा था ना कि पानी की बर्बादी हो जाएगी ऐसा है वैसा, तो बड़े बुजुर्ग बताते हैं, वो सीन बता रहे हैं यहाँ पे, बल्कि यह तो पानी का अर्घ्य है जिसे हम कुछ पानी की चाह लेकर चढ़ाते हैं। मनुष्य जिस वस्तु को दान में नहीं देगा तो फिर कैसे जाएगा, फिर कैसे पाएगा उस चीज को? संसार में ऋषि मुनियों ने दान को सबसे बड़ा बताया है। बिना त्याग दान नहीं होता। त्याग भावना से जो दान दिया जाता है उसी से फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार किसान 30-40 मन गेहूं की पैदावार के लिए पहले अपने खेत में 5-6 सेर अच्छे गेहूं की बुआई करता है। अब अगला प्रश्न देखो आप, पानी दे गुड़धानी दे। मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? काफी इंपॉर्टेंट है ये भी इस चैप्टर से। दूसरे वाला कम ही आया हुआ है, पहले वाला ज्यादा आया हुआ है और ये वाला। अब इसमें बताना है, अनावृष्टि के कारण चारों ओर सूखा छा जाता, शहर की अपेक्षा गांव की हालत खराब हो जाती है। कृषि योग्य भूमि सूखकर पत्थर बन जाती है, जमीन फटने लगती है, लू के कारण पशु प्यासे मरने लगते हैं। मेघों से बारिश होकर ही सूखी भूमि फिर से कृषि योग्य बन जाए, फसलें लहराने लगेंगी, अनाज की पैदावार होगी, पशु भी प्यासे नहीं मरेंगे, दूध अच्छी प्रकार से देंगे जिससे धन धान्य की प्राप्ति होगी, चारों तरफ खुशहाली फैल जाएगी, सबको खाने पीने को भरपूर सामग्री मिलेगी। इसीलिए मेघों के साथ साथ गुड़ धानी की मांग भी की जा रही है।
अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये भी हाँ ठीक ठाक आया हुआ है, ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक आया हुआ है। बट हाँ, इसको चैप्टर में से क्वेश्चन देखा है मैंने सीबीएसई के एग्जाम्स में भी और एचबीएसई दोनों में देखा है। इस चैप्टर याद करने हैं आपको, इस चैप्टर के क्वेश्चन, और इनसे जो क्वेश्चन मैंने बता रहा हूँ इनसे बाहर बहुत ही रेयर देखने को मिला आपको क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों को प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है। गगरी फूटी प्यासा बैल प्यासा, इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात इसीलिए मुखरित हुई है क्योंकि अनावृष्टि के कारण चारों तरफ सूखा पड़ जाता है, कुएं तालाब पानी से सूख जाते हैं, कहीं पानी का नामो निशान नहीं रहता, पीने का पानी बिल्कुल नहीं रहता, जिससे पशु पक्षी प्यास के कारण व्याकुल होकर मरने लगते हैं। अगला प्रश्न देखो, ये काफी बार पूछा गया ये भी, काले मेघा पानी दे, ये जो पाठ है इसका मूल भाव बताइए। या फिर ऐसे पूछेंगे, काले मेघा पानी दे, पाठ का प्रतिपाद बताइए। काले मेघा पानी दे संस्मरण के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। तीनों प्रश्न एक ही है, उत्तर भी एक ही है छोटा सा। अब देखो यहाँ पे क्या बताना है आपको, मतलब जो मेन चैप्टर की स्टोरी है उसके पीछे क्या लॉजिक है वो बताना है आपको। काले मेघा पानी दे संस्मरण धर्मवीर भारती द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने लोक आस्था और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास की अपनी सामर्थ्य है। लेखक ने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि से मुक्ति पाने हेतु गांव के बच्चों की इंद्रसेना द्वार द्वार पानी मांगने जाती है। लेकिन लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी समझता है। लेखक की जीजी इस कार्य को अंधविश्वास न मानकर लोक आस्था त्याग की भावना देती है। लेखक बार बार अपनी जीजी के तर्कों का खंडन करता हुआ इसे पाखंड और अंधविश्वास कहता है, लेकिन जीजी की संतुष्टि और अपने सद्भाव को बचाए रखने के लिए वह तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर सही मानता है, लेकिन अंतर्मन से उनका खंडन करता चाहता है। पाठ के अंत में लेखक ने देशभक्ति का परिचय देते हुए देश में फैले भ्रष्टाचार के प्रति गहन चिंता व्यक्त की है तथा उन लोगों के प्रति कटाक्ष किया है जो आज भी पश्चिमी संस्कृति और भाषा के अधीन है, यानी कि अंग्रेजों के अधीन है, अंग्रेजी बोलते हैं, तथा भ्रष्टाचार को अनदेखा कर रही हैं। तो ये था आपका इस वाले पाठ में से जो मेन क्वेश्चन है जो पिछले सालों में आए हुए हैं। अब मेरे को पता है वीडियो जा रही है लंबी, आप बोर हो जाओगे, वीडियो यहीं पे करते हैं एंड। आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, तो सब्सक्राइब कर लो यार। अब वैसे आप 12th हो ही गई है आपकी, अभी एग्जाम टाइम में ही देखोगे आप, मेरे को जहाँ तक भी लग रहा है 12th हो ही जाएगी, कोई बात नहीं, आप रहने दो, आपका मन नहीं कर रहा, बाकी मन करे तो कर भी लेना। चलो मिलते हैं एक नए एपिसोड में।